हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर 8 जुलाई 2021 के। मैं हूं आपका दोस्त आशु और यहां पे आप देख रहे हो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है करियर्स क्लाउड, और इसका लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आप खुद कहेंगे कि इतने कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 90 to 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे आप देख सकते हो। आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली में 3 तरह की चीजें होंगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि हर रोज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसमें भी आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी आपको अलग अलग, जैसे कि डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें 2 लाइन या 3 लाइन में करंट अफेयर्स होंगे ताकि आप अपने एग्जाम से पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो सारी आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी और आप इन पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो उनके लिए भी हम 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी की न्यूज, और एक क्विज सेक्शन जो कि बैंकिंग और इकोनॉमी का ही होगा, लेकिन आप हर महीने उसको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मंथली बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का जितना जा चुका है, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा दोस्तों, ये डिटेल में मिलेगा आपको, लेकिन इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे से पूछ सकता है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर की जरूरत होगी, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को यहां पे कवर कर रहे हैं, वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो इन सब के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सबके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपने, करियर्स क्लाउड को लिंक दिया हुआ है, लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर करें। 10% उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे संपर्क करें, इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो। और गाइस एक बात और, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करके ही आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Who has been honored with the Humboldt Research Award for Economics 2021? तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले तो अपने नाम ही याद रखना है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये तो आपको पता लग गया कि इकोनॉमिक्स के किसी बंदे को मिला है, 2021 के लिए मिला है। और इसमें यह भी याद रखना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन, जो कि कहां की है, जर्मनी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। उन बंदों को दिया जाता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई रिसर्च की हो, बहुत ही अच्छा काम किया हो लॉ एंड इकोनॉमिक्स में, तब ये अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड 2021 का किस बंदे को मिला है, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, आंसर आएगा कौशिक बसु। तो आंसर क्या है, कौशिक बसु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और आप यहां पे उनका फोटो भी देख सकते हो। और इनको ये अवार्ड मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी फाउंडेशन देती है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन, जो कि कहां की है, जर्मनी की। बहुत ही कम चांस है कि एग्जामिनर आपको ये पूछ ले, और जो भी राशि यहां पे मिलेगी और जो भी ये अवार्ड के तहत चीजें उनको मिलेंगी, उसके तहत वो आगे क्या काम करेंगे, इस अवार्ड को यूज करेंगे ताकि वो और रिसर्च कर सकें इस फील्ड के अंदर। और ये अवार्ड स्पेशली उन बंदों को दिया जाता है जो आप कह सकते हो साइंटिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में उनके काम के लिए उनको जाना जाता है। और दोस्तों ये सिर्फ एक बंदे को नहीं मिलता पूरे साल के अंदर, ये 100 से भी ज्यादा लोगों को मिलता है। लेकिन हमने सिर्फ नाम किसका याद रखना है, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है कौशिक बसु का, उनका नाम हमने याद रखना है।
और इसमें कितनी राशि मिलती है? 60,000 यूरो, मतलब बहुत ही अच्छी खासी राशि जो है वो इस अवार्ड के अंदर दी जाती है। और साथ ही साथ इस अवार्ड के अंदर यह भी कहा जाता है कि जिसको ये अवार्ड दिया जाएगा वो जर्मनी के अंदर जो है वो जो इकोनॉमिक्स की इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगले 6 से लेके 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक जो है रिसर्च एक्टिविटीज कर सकता है। उसका कोई भी कॉस्ट जो है वो उनको नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे ये बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कौशिक बसु। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, आपने ये याद नहीं रखना कि कहां पे हैं क्या हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। याद रखना है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जब मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, 2009 से लेके 2012 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड बैंक के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर 2012 से लेके 16 तक। और आपको मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर पहले चीफ इकोनॉमिस्ट जो रहे हैं वो कौशिक बसु रहे हैं। तो ये आप याद रखोगे। मतलब कौशिक बसु का नाम जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर भी इंडिया को क्या कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और एक बात और याद रख सकते हो कि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2008 के अंदर, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। तो मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए। बहुत फेमस ऑथर भी हैं। आज एक हम बुक भी करेंगे तो वो भी कौशिक बसु ने लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस टाइम पीरियड तक आपने भूलना नहीं है क्योंकि मैं आंसर आपसे पूछूंगा। तो ये तो होगी इस क्वेश्चन के बारे में बात। लेकिन जो आप ऑप्शंस देख रहे हो यहाँ पे, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है बहुत ही फेमस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। याद रखोगे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कौन सा प्राइज मिला है, वर्ल्ड फूड इकोनॉमिक प्राइज इनको मिला है 2021 का। और इनका जो रिसर्च रहा है वो एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम के अंदर रहा है, इसलिए इनको ये प्राइज मिला। अमर्त्य कुमार सेन अपने आप में एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज भी मिल चुका है। लेकिन आपने याद रखना है जो रिसेंटली इनको प्राइज मिला है वो कौन सा मिला है, स्पेन की तरफ से दिया गया है, या आप कह सकते हो स्पेन फाउंडेशन, स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। और उस प्राइज का नाम है एस्टूरियस अवार्ड। याद रखोगे दोस्तों, कौन सा अवार्ड, एस्टूरियस अवार्ड, जो कि स्पेन की तरफ से दिया गया है। और इनको सोशल कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है। जेन गोडॉल बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है 2021 का। और ये क्वेश्चन आपको एसबीआई में मिलेगा ही मिलेगा। और ये कौन सा अवार्ड है दोस्तों, ये है टेम्पल्टन अवार्ड। याद रखना है, जेन गोडॉल जो है वो एक लेडी हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। टेम्पल्टन प्राइज 2021। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। वट इज द नेम ऑफ न्यू मिनिस्ट्री विच इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे तो आपको पता है कि रीशफल हुआ है गवर्नमेंट का। आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें हमने सारे मिनिस्टर्स को कवर किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सा किसको डिपार्टमेंट मिला है। तो उसको एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ऐसे ही गवर्नर को भी हम एक वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, वो आपको कल सुबह या आज रात को मिल सकती है। तो एक नई मिनिस्ट्री भी दोस्तों साथ में क्रिएट की गई है, और वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। और उसके पहले मिनिस्टर कौन बने हैं, अमित शाह बने हैं, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन साथ में उनको मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी बनाया गया है। तो आपने याद रखना है, मोदी गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ताकि कॉपरेटिव मूवमेंट को हम क्या कर सकें, मजबूत कर सकें, लोगों को साथ लेके चलना है। उसी के लिए इस मिनिस्ट्री की शुरुआत की गई। देख सकते हो आप यहाँ पे मोटो क्या है इस मिनिस्ट्री का, सहकार से समृद्धि। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हमें समृद्धि, मतलब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, और भी जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिस्ट्री कहां से निकाली गई है। ऐसे तो है नहीं कि ये पहले नहीं होती थी। ये मिनिस्ट्री नहीं तो दोस्तों पहले एक डिपार्टमेंट था, और वो डिपार्टमेंट किसके अंडर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती थी, जिसको नरेंद्र सिंह तोमर जी देखते थे। लेकिन अब इसको कौन देखेगा, अमित शाह जी देखेंगे। और आपको अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को और डीपली पूछना चाहेगा तो वो एक क्वेश्चन यहां पे पूछेगा कि ये कौन से एक्ट के तहत किया गया है। तो याद रखना है, गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 2021। तो याद रखना है, गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 2021। ये दोस्तों 2021 तो अभी बना है, इससे पहले 2021 नहीं था। 1961 जो है वो इसका ओरिजिनल एक्ट है, मतलब इसमें अमेंडमेंट होती रहती है, तो बाय डिफॉल्ट ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और याद रखना है, ये कौन सी अमेंडमेंट है इस एक्ट के अंदर, 362nd अमेंडमेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए 362nd अमेंडमेंट जो है वो आपने इसके अंदर याद रखना है।
और प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 77 के तहत पावर है कि अगर वो इस एक्ट के अंदर कोई पार्लियामेंट चेंज करता है या गवर्नमेंट चेंज करती है तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको अप्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को आपने याद रखना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं जो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कौन लीड कर रहा है, अमित शाह जी बने हैं इसके, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत ही सारे बच्चों को आता भी होगा। और साथ ही साथ कौन से एक्ट के तहत आती है ये आपको पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 2021 के तहत आती है। और साथ ही साथ याद रखना है सहकार से समृद्धि, इसका जो है वो क्या है, मेन मोटो है, विजन यही है। और कौन सी मिनिस्ट्री से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर डिपार्टमेंट पूछा तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच सिटी विल होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। देखो यार, कंट्री अगर आपको पूछेगा तो इंडिया तो आप याद ही रखोगे। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो वुमेन एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट है 2022 का, वो इंडिया में होना है। पहले जो जगह चुनी गई थी वो थी ओडिशा, और ओडिशा की कौन सी जगह थी दोस्तों, भुवनेश्वर थी। और एक हमारे पास था गुजरात, गुजरात की जगह कौन सी थी, अहमदाबाद। लेकिन अब कोविड-19 के कारण वो कहते हैं कि थोड़ा सा वेन्यू जो है वो दूर चला जाएगा, थोड़ी सी सिटीज जो हैं वो अलग की जाए, तो उन्होंने भुवनेश्वर और अहमदाबाद को तो कैंसिल कर दिया। अब आंसर क्या आएगा, मुंबई एंड पुणे। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो याद रखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पहले कहां पे होना था, तो भुवनेश्वर और अहमदाबाद, लेकिन अब कहां पे होगा, मुंबई और पुणे। और इसमें एक खास बात है कि अब वो आपको स्टेट पूछ सकता है। पहले वो स्टेट पूछने के चांसेस कम थे क्योंकि 2 थी, अब जो है वो स्टेट सिर्फ कितनी है, एक ही है, महाराष्ट्र है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट वो आपको स्टेट भी पूछ सकता है। तो पहले 2 स्टेट थी, अब क्या है, सिर्फ एक ही स्टेट में होगा। और उसमें भी जो है वो उन्होंने स्टेडियम्स भी जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं कि कौन कौन से स्टेडियम में ये किया जाएगा। उन्होंने 3 स्टेडियम जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। एक तो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, एक डीवाई पाटिल स्टेडियम सिलेक्ट कर लिया, एक छत्रपति स्पोर्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कोविड-19 के कारण की ट्रेवल टाइम कम से कम लगे, तो उन्होंने मुंबई और पूना को जो है वो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ 2022 में होगा, लाइक जनवरी और फरवरी के महीने में होगा। और टॉप 4 स्पोर्ट्स तो फिक्स हैं दोस्तों, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना तो होंगे ही होंगे, लेकिन और 8 टीम्स को सिलेक्ट करना है जो इसके अंदर खेलेंगी। तो वो कैसे सिलेक्ट होंगी, तो 28 टीम्स जो हैं उसमें से 8 को सिलेक्ट करना है, तो उसके बीच में टूर्नामेंट्स होंगे। उसके बाद जो है इन 8 स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है ये ऑर्गेनाइजेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलालमपुर। कोलालमपुर मतलब कहां की बात कर रहा हूं मैं, मलेशिया की। कहां की बात कर रहा हूं, मलेशिया की। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1954 के अंदर। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। आप कहोगे बहुत ही मुश्किल नाम है, लेकिन आप ओनली अल खलीफा भी याद रख सकते हैं। कौन सी कंट्री से हैं, बहरीन से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन क्या है, वुमेन का एशिया कप होना है, मुंबई और पुणे में होना है, मतलब महाराष्ट्र में होना है। बस इतना ही चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। Who was appointed as the chairman and managing director of North Eastern Development Finance Corporation? तो देखो, काफी बच्चों के लिए एक नई बॉडी हो सकती है, लेकिन आपने सिर्फ यहां पे याद क्या रखना है, इस बॉडी का नाम, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बाय डिफॉल्ट नाम से पता लग रहा है कि कौन से एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के ऊपर फोकस करेंगे। उसमें जो फाइनेंस की दिक्कतें हैं वो दूर करेंगे। और आपको बताइए नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में टोटल कितनी स्टेट्स को लिया जाता है, 8 स्टेट्स को लिया जाता है। मैंने बताया था एक अच्छा तरीका याद करने का, वो क्या था, M3A2NTS। M3 का मतलब मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। A2 का मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट N का मतलब नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। तो याद रखोगे इसको। और किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस बॉडी का, वो बनाया गया PVSLN मूर्ति। तो इसका मतलब बहुत बड़ा नाम है, पूरा नाम तो याद करने की आपको जरूरत है ही नहीं। PVSLN मूर्ति, ये याद रखेंगे। SBI की काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ये रह चुके हैं, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको यहां पे अपॉइंट कर दिया गया है। अदरवाइज ये पहले चीफ जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं, कहां पे, SBI के अंदर। रीजनल हेड भी रह चुके हैं SBI के 2015 से लेकर 18 तक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो आप उनका चेहरा यहां पे फोटो देख सकते हो, PVSLN मूर्ति, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी अपॉइंटमेंट्स जो आप यहां पे देख रहे हो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहले यहां पे एक अपॉइंटमेंट देख रहे हो, और वो कौन सी है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ।
तो इनको रिसेंटली दोस्तों चेयरमैन लगाया गया है कौन से बोर्ड का? WHO के एग्जेक्टिव बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया गया। याद रखोगे, डॉक्टर पैट्रिक अमोद। नेक्स्ट है जस्टिस विक्रमजीत सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इनको रिसेंटली चेयरमैन लगाया गया है किसका? डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का। DMCRC भी याद रख सकते हो, लेकिन डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की तरफ से बनाई गई है, जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके जो कंटेंट है उसको देखने के लिए इसको बनाया गया है। तो जस्टिस विक्रमजीत सेन। टीवी नरेंद्रन, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट बनाए गए किसके? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, 1 साल के लिए 2021-22 के लिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के टीवी नरेंद्रन। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटी टॉप्ड इन इंप्लीमेंटिंग निष्ठा प्रोग्राम? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि निष्ठा प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसको निशांक पोखरियाल जी जो कि हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसमें बच्चों की एजुकेशन या बच्चों के टीचिंग के लिए नहीं, ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें टारगेट था कि 25 लाख प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। यही है दोस्तों आपके लिए निष्ठा प्रोग्राम। और इसमें कौन सी यूटी या स्टेट ने टॉप किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने इसके अंदर टॉप किया है। और यहां पे आप देख भी सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ट्रेंड, कितने टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया है? ऑलमोस्ट 80,000 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को उन्होंने ऑनलाइन मोड के थ्रू या दीक्षा पोर्टल के थ्रू जो है वो उन्होंने क्या किया है? ट्रेन किया है। लेकिन यहां पे आपको निष्ठा का भी जो है वो मतलब क्लियर होना चाहिए। निष्ठा का मतलब क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि 25 लाख टीचर्स को ट्रेन करना है। और ये लॉन्च कब किया गया था? समग्र शिक्षा स्कीम के थ्रू इसको 2019-20 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद यही है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को हम क्या कर सकें? इंप्रूव कर सके। क्योंकि साक्षर भारत बनाना है 2022 तक, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें तो करनी चाहिए। अगर टीचर ही क्वालिटी वाला नहीं होगा तो हम जो है वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए स्टेट्स और यूटीज को आंका भी जाए, ताकि उनमें कंपटीशन की भावना हो और आगे निकलें और भी बेहतर प्रोग्राम सामने आए। और जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है, मनोज कुमार सिन्हा जी जो कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन यहाँ के नेशनल पार्क जरूर याद रखोगे। गुलमार्ग नेशनल पार्क दोस्तों, गुलमार्ग बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं कहूंगा उसको। किश्तवाड़ नेशनल पार्क याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, एक आपको यहां पे मिलेगा डाची गम, बहुत फेमस है। और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको हेमीज नेशनल पार्क से, याद रखना है हेमीज अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लिखोगे, काफी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। अब ये आपको कहां पे मिलेगा? लद्दाख के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला है, who will be the first Indian male athlete to participate in the 400 meter hurdles in Olympics? तो सबसे पहला इंडियन मेल एथलीट जो कि 400 मीटर हर्डल्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, जो कि अभी 2021 में स्टार्ट होने वाली हैं। और उनका नाम क्या है? MP जबीर। दोस्तों याद रखना MP जबीर पहले मेल है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक फीमेल है जो 400 मीटर हर्डल्स में जा चुकी हैं, और वो कौन है? PT उषा। लेकिन वो फीमेल हैं। हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं? मेल एथलीट की। तो आंसर क्या होगा इसका? MP जबीर। याद रख सकते हो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं MP जबीर? केरला से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां पे आप देख सकते हो इंडिया PT उषा जो है वो 400 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के अंदर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेल की, तो उसका नाम क्या होगा? MP जबीर। और स्टेट जरूर याद रखनी है, केरला के स्टूडेंट्स के लिए खास करके मल्लापुरम एरिया है केरला के अंदर, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाए, मन्ना पटेल ये फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। इसके बिना अगर आप देखोगे 2 और भी स्विमर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन दोनों मेल ही हैं। अगर आप यहां पे ऑप्शंस के अंदर देखोगे, श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश, ये दोनों क्या हैं? स्विमर हैं। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन ये दोनों मेल हैं, लेकिन मन्ना पटेल फीमेल हैं। इसका मतलब फर्स्ट फीमेल जो स्विमर टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी वो मन्ना पटेल हैं। और आप ये याद रख सकते हो कि मन्ना पटेल कहां से बिलोंग करती हैं? ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर कर रहे हैं। याद रखना है दोनों की स्टेट, दोनों की गेम कौन सी है। इवन आपको ये भी पूछा जा सकता है श्रीहरि नटराजन या साजन प्रकाश कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। तो जितनी
जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम यहां से निकाल सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी शेयर करें। इन 3 चीजों से आप हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हो, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और पहला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली बिकेम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक। क्योंकि पहला तो यार सबको पता है कि एसबीआई है, लेकिन दूसरा मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक पहले पंजाब नेशनल बैंक था, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ले ली है। इसका रैंक जो है वो दूसरा है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। पंजाब नेशनल बैंक अब तीसरे स्थान पे आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा 4th स्थान पे आ चुका है दोस्तों। तो सेकंड नंबर किसने ले लिया, इंडियन ओवरसीज बैंक ने, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 50,000 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। इवन इनका नेट प्रॉफिट भी 2 गुना बढ़ चुका है। अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे, पिछले साल में सेम Q4 में जनवरी और मार्च से लेके 2021 तक जो है उसको कंपेयर करोगे लास्ट Q4 से, तो इसका मतलब आपको क्लियर होगा कि यहां से प्रॉफिट जो है वो 2 गुना बढ़ चुका है। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 50,000 करोड़ हो चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक तीसरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा चौथा है दोस्तों, और इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे 2 बैंक बनेंगे दोस्तों, जो कि फर्स्ट फेज में प्राइवेट किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि टारगेट है 1.75 लाख करोड़ का। ये याद रखोगे, 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का। तो यहीं से होगी दोस्तों, यहीं से आएगी सामने। तो मतलब काफी हिस्सा जो है वो इन दोनों बैंक को प्राइवेट करके जो है वो कवर किया जाएगा। और यहां पे एक चीज आप और याद रखोगे इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, कि इसके एमडी और सीईओ कौन है। एमडी और सीईओ है इसके पार्था प्रीतम सेन गुप्ता। तो याद रखोगे पार्था प्रीतम सेन गुप्ता जी जो हैं वो एमडी और सीईओ हैं। और इस बैंक की स्थापना दोस्तों कौन से ईयर में हुई थी, 1937 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट ब्रिंग्स द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसको लोक उद्यम विभाग भी कहा जाएगा, अंडर विच मिनिस्ट्री। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर आती थी, अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ चुकी है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको याद रखना, और क्वेश्चन आएगा। 99% चांस है कि एसबीआई में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो कि बैंक के एग्जाम में तो 101% ये क्वेश्चन आएगा ही, जो आपके आईबीपीएस के होंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज लिखा जाता था इसको। अब इसके पीछे एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज नहीं लिखा जाया करेगा अब, क्योंकि ये किसके अंडर आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है वो इसको लाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, अब ये किसके अंडर आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसको ले आए हैं। इसका मतलब इनको कौन देखेगा, निर्मला सीतारमन जी इसको देखेंगी। तो आप आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। याद रखना है, इसको लोक उद्यम विभाग भी कह सकते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ही कहेंगे अब, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज नहीं कहेंगे। तो आप देख सकते हो नया एडिशन हुआ है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ऐड हो चुका है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर नहीं आएगा। रामनाथ कोविंद जी ने सेम रूल जो हमने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1961 जो ओरिजिनल ईयर था, अब 2021 हो जाएगा सेम। लेकिन इसके अंदर कौन सी अमेंडमेंट है, वो कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वाली, वो थी 362, ये 361 है दोस्तों, बस आगे पीछे, ये पहले हुआ है वो बाद में हुआ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दोस्तों 6th डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, 6th डिपार्टमेंट है, क्योंकि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऑलरेडी 5 डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप कह सकते हो उनके पास इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उनके पास रेवेन्यू है, उनके पास एक्सपेंडिचर है, उनके पास इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, उनके पास जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। तो ऑलरेडी उनके पास 5 डिपार्टमेंट है, तो अब ये 6ठा डिपार्टमेंट उनके पास चला गया है। तो फिर से 3-4 चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर, लोक उद्यम विभाग पहले किसका पार्ट था, अब किसका हो चुका है, और कौन से रूल्स के अंदर इसको चेंज करके किया गया है। बस इतनी ही बात अगर आप याद रख लोगे, आपकी बात जो है वो बन जानी है एग्जाम के अंदर, और आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड ए MOU विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो टूरिज्म इंडस्ट्री, आपको पता है कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फ्लाइट चल नहीं रही हैं, होटल बंद हैं, तो अभी थोड़ा बहुत राहत जो है वो मिली है उनको, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो चाहती है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकें। तो इन्होंने टाई अप किया है यात्रा के साथ, तो आपको याद होगा यात्रा.com, तो उनके साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होटल्स हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर लोग जुड़े हुए हैं उनको रजिस्टर कर सकें। कौन से पोर्टल के अंदर? निधि पोर्टल के अंदर, और निधि का मतलब है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसके अंदर रजिस्टर कर सके। उसके बाद साथी पोर्टल के अंदर भी रजिस्टर करके उनको हम बता सकें कि किस तरह से आपने जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आपने चीजों का ध्यान रखना है कोविड-19 के दौरान, ताकि वो ना बढ़ सके और टूरिज्म इंडस्ट्री भी क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो इसी चीज के लिए जो है वो इन्होंने यात्रा के साथ जो है वो टाई अप किया है। और यहां पे आपको साथी का मतलब भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये भी दोस्तों एक पोर्टल है जो स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। इसका मतलब है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फॉर दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसके अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो भी लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो मेन मकसद तो यही है कि जो एमओयू है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा सके, नई पॉलिसीज बना सके जिसमें जो है वो सेफ टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो दो पोर्टल्स याद रखने हैं, कौन कौन से? एक तो साथी पोर्टल, एक निधि पोर्टल, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया पोर्टल है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। यात्रा के बारे में कुछ नहीं याद करना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में याद कर सकते हो। इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है, प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। दिलीप कुमार डेब्यू एज एन एक्टर इन विच मूवी? देखो इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो लास्ट मूवी भी याद रखनी है जो वो स्क्रीन में दिखे थे जिस मूवी में, और एक फर्स्ट भी याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फेमस होंगे और बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। आंसर क्या है इसका? जवार बाटा मूवी है दोस्तों जिसमें वो सबसे पहली बार दिखे थे, और आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो दिलीप कुमार जी के बारे में हमें बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट मूवी तो आपने देख लिया कि कौन सी थी, जवार बाटा, कौन से ईयर में रिलीज हुई थी, 1944 में। लास्ट मूवी भी दोस्तों याद रखोगे कौन सी थी, किला। बहुत से जगह पे ये नहीं बताया जाएगा आपको, बहुत से जगह पे नहीं पढ़ोगे इसको, लेकिन फिर भी याद रखना है लास्ट कौन सी थी, किला थी। और आपने दो तीन बातें और याद रखनी है दिलीप कुमार जी के बारे में कि इनको ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था, इवन फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था, क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार नहीं था, मोहम्मद यूसुफ खान था। और इनका जन्म कहां पे हुआ था दोस्तों? पेशावर। ये भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, कौन से ईयर में हुआ था? 1922, ये भी पूछ सकता है आपको। तो तीन चार चीजें, ट्रेजेडी किंग, फर्स्ट खान, मोहम्मद यूसुफ खान, पेशावर, 1922। 65 फिल्मों से ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि देवदास, गंगा यमुना, राम श्याम, नया दौर, बहुत सी मूवीज हैं। और पद्म भूषण भी जीत लिया है 1991 में, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है 2015 में। लेकिन इन अवार्ड्स के बिना, क्योंकि ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, तो इसका मतलब इनको पाकिस्तान का भी एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया जिसका नाम है निशान ए इम्तियाज, जो कि 1998 में मिला। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट करके इसको पूछ सकता है। निशान ए इम्तियाज 1998 में, और सिर्फ एक ही इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, और हैं दिलीप साहब, याद रखोगे। और इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है कौन से ईयर में? 1994 में। सबसे हाईएस्ट अवार्ड कह सकते हो आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो दिया जाता है। राज्यसभा के अंदर भी मेंबर रह चुके, बहुत ही कम बच्चों को पता है कि कांग्रेस की तरफ से इनको जो है वो महाराष्ट्र से भेजा गया था राज्यसभा का मेंबर 2002 से 2006, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। तो देखो कितनी चीजें, इवन ये सारी की सारी स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे पॉइंट्स के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who launched a recurring payment interface named Mandate HQ? तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? Mandate HQ। ये किसने स्टार्ट किया है? रेकरिंग पेमेंट्स के लिए। रेकरिंग पेमेंट्स का मतलब जो इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट जो है वो कटती है अपने आप अकाउंट में से, उसको हम क्या कहते हैं? रेकरिंग पेमेंट। तो उसको किसने स्टार्ट किया है? रेजर पे और मास्टर कार्ड दोनों ने स्टार्ट किया। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, रेजर पे एंड मास्टर कार्ड लॉन्च सोल्यूशन फॉर द रेकरिंग पेमेंट्स। और इस पूरे सोल्यूशन का नाम क्या है? मैंडेट HQ। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसको प्लग एंड प्ले सोल्यूशन के थ्रू दिया गया है। और इससे क्या होगा, जो कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। लाइक पेमेंट को आप कह सकते हो कैंसिल करना है, पॉज करना है,
प्रोसेस करना है, डेबिट करना है, क्रिएट करना है, व्यू करना है, तो ये बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ही ईजी वे में आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और ये कोई भी बैंक यूज़ कर सकता है। बैंक अपनी एप्लीकेशन के साथ इस मैंडेट HQ को क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको जोड़ सकता है। 7 दिन के अंदर अंदर ये किसी भी बैंक की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है रेजर पे और मास्टर कार्ड की तरफ से। और मैंडेट HQ जो है वो 50 से ज़्यादा बैंक्स का टारगेट रखा गया है कि मिल जाएगी अगले 1 साल के अंदर, और इवन इससे भी ज़्यादा बैंक्स को जाएगी अगले 3 से 4 सालों के अंदर। मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टॉलमेंट्स को मैनेज करना है, इवन कस्टमर्स ने भी अगर मैनेज करना है तो वो भी इसका जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइन जो की गई है वो किसके लिए की गई है, बैंक्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो दोस्तों याद रखोगे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रेजर पे और मास्टर कार्ड के बारे में अगर कुछ याद रखना है रख सकते हो। रेजर पे के बारे में तो जरूरत नहीं है, मास्टर कार्ड याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके CEO जो है वो कौन है, मिशेल मेबैक। तो दोनों चीजें मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of online course mobile application launched to spread latest freshwater aquaculture technology? ताकि जो किसान मेरीन फार्मर्स हैं, मतलब आप कह सकते हो जो पानी से जुड़े हुए किसान हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो। कौन सी उन्होंने फूड यूज़ करना है, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स जो है वो तैयार किया गया है। उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और वो कौन सी है, मत्स्य सेतु। मत्स्य का तो मतलब आपको पता ही है कि मछली पालन के लिए इसको स्टार्ट किया गया, इसलिए एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया, मत्स्य सेतु। तो आप यहां पे देख सकते हो श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, उन्होंने इसको लॉन्च किया मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को। ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों ये, और ये ऐप डिजाइन की गई है ICAR-CIFA मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की तरफ से। तो इसका मतलब है जो फिश फार्मर्स होंगे उनको जो है वो यहां से हेल्प मिलेगी, वो नई टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे, अपनी इनकम को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो उसमें सॉइल को किस तरह से बचा के रखना है, वाटर क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव करनी है, ये अगर वहां से सीख सकते हैं तो उस कोर्स में भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर उनको पता भी है तो वो अपने डाउट्स भी जो हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू पूछ सकते हैं। क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एक्वाकल्चर के अंदर, क्योंकि पहला सबको पता है कि कौन सा है, चाइना है। तो अगर आप एक्वाकल्चर की बात करोगे तो इंडिया दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कंट्री है, और फिश प्रोडक्शन के अंदर इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है, थर्ड कंट्री इन द फिशरी प्रोडक्शन। ये भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल चीज है, मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मछली पालन के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा। सिंपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु साइंड एन MOU विद यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज AG टूवर्ड्स एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। और कौन सी एक्सचेंज ने, इंडिया की कौन सी एक्सचेंज ने यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ टाई अप किया है, और ये है दोस्तों हमारे पास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप यहां पे भी देख सकते हैं कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने ये टाई अप किया है यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के ऊपर काम करेंगे। दोनों एक्सचेंज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव से रिलेटेड दोनों जो एक्सचेंजेस हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, अपने जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज शेयर करके हम इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के ऊपर क्या कर सकें, बहुत ही अच्छे से काम कर सकें। लेकिन सबसे जरूरी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स क्या हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि एनर्जी जनरेशन में काम आते हैं, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, हवा, विंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो वाटर, मतलब ये सारी चीजें, इसको हम किस तरह से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक्सचेंज, एक तो यूरोपियन एक्सचेंज और एक हमारे पास क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दोनों ने टाई अप किया है कि इसके बारे में अच्छी जानकारी दोनों में शेयर की जा सके। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। दोस्तों याद रखना है, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो, इसको मतलब आप कह सकते हो आता तो ये सेबी के अंडर ही है, मतलब सेबी ही इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसको 2003 के अंदर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके MD और CEO कौन है, PS रेड्डी। लेकिन अगर आपको ना भी याद रहे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि और बहुत सी चीजें याद करने के लिए तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव और यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट आते हैं, ड्रिप कैपिटल हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू ऑफर कस्टमाइज्ड ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू एम्पावर MSME एक्सपोर्टर्स। तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से सारे जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे वो बंद पड़े हुए हैं,
और कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी एयर सर्विसेज जो है वो अलाउड नहीं है, जिसके कारण जो है वो अब ड्रिप कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ कि वो एमएसएमईज को हेल्प करेंगे, जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो हैं ये जो हमारे पास ड्रिप कैपिटल है ये प्रोवाइड करके देगा। तो फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है एसबीएम बैंक। मतलब जो फाइनेंस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, एसबीएम बैंक, और जो सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, ड्रिप कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे देख सकते हो एसबीएम बैंक इंडिया कोलैबोरेट्स विद द ड्रिप कैपिटल एम्पावर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। तो इसमें अब ड्रिप कैपिटल करेगा क्या, ड्रिप कैपिटल जो है वो बिना कुछ रखे हुए मतलब कोलैटरल फ्री लोन जो है वो किसको प्रोवाइड करेगा, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करेगा। और ये पैसा आएगा कहां से, एसबीएम बैंक की तरफ से दिया जाएगा। तो ड्रिप कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोलैटरल फ्री लोन लेके दे रहा है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को, लेकिन ये लोन कौन दे रहा है, एसबीएम बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ड्रिप कैपिटल ऑलरेडी दोस्तों 1500 ज्यादा सेलर और बायर के साथ टाई अप कर चुका है, उनको लोन जो है वो प्रोवाइड कर चुका है, लोकल और इंटरनेशनल बैंक्स के साथ टाई अप कर चुका है 80 कंट्रीज के अंदर। क्योंकि ये बैंक्स जो हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, इन सेलर्स और बायर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे, और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, ड्रिप कैपिटल प्रोवाइड करेगा। ड्रिप कैपिटल एक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, लेकिन इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही है। लेकिन आपने यहां पे एसबीएम बैंक के बारे में भी याद रखना है, इसको 1994 में बनाया गया था। लेकिन दो चीजें एसबीएम बैंक के बारे में बताओगे कि सबसे पहला बैंक जिसको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो अपना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो फुली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, वो एसबीएम बैंक था। ये याद रखना है आपने। और 2018 में दोस्तों एसबीएम बैंक एक ऐसा पहला फॉरेन बैंक बन चुका था जो कि इंडिया में एज ए न्यू इंडियन बैंक ऑपरेट होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, दो क्वेश्चन एसबीएम बैंक से रिलेटेड। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी और सीईओ सिद्धार्थ रथ हैं, सिद्धार्थ रथ, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Bajaj Alliance General Insurance and which bank have entered into a corporate agency agreement for distribution of insurance product through the bank? तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना है ये एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट है। इसका मतलब है कि जो ये बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक्स के कस्टमर्स को बेचेगी। और यहां पे हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है दोस्तों, बी ऑप्शन की यहां पे बात हो रही है। तो देख सकते हो बजाज अलायंस टाइज अप विद द बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और इसमें हर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे। इसमें मोटर इंश्योरेंस होगा, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस होगा, होम इंश्योरेंस होगा, ट्रेवल इंश्योरेंस होगा। जो भी ये बजाज अलायंस ऑफर कर रहे हैं ये सारे जो इंश्योरेंसेज हैं वो बैंक के कस्टमर को दिए जाएंगे, उनको ऑप्शंस दी जाएगी कि आप इसको यूज कर सकते हो। इवन बैंक के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को जो वो इंश्योरेंस के लिए अवेयर कर रहे हैं ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आपको बजाज अलायंस का मिलेगा पूना के अंदर, पूना महाराष्ट्र। इसके एमडी और सीईओ हैं तापन सिंघल, तो याद रखना है तापन ही चाहे ओनली याद कर लें आप, तापन सिंघाल। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में, लेकिन ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1906 में एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर फिर से मुंबई है, लेकिन इसके एमडी और सीईओ हैं अतानु कुमार दास। और साथ ही साथ आपने याद रखना है इसकी टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो याद रहेगा सारी चीजें। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु रोट ए बुक नेम्ड एज पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। और स्टार्टिंग में जब हमने एक प्राइज किया था हम्बोल्ट प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2021, मैंने उसी टाइम पीरियड पे आपको बता दिया था कि एक बुक करेंगे हम जो कि किसकी होगी, जिनको वो प्राइज मिला है। और वो प्राइज किसको मिला था दोस्तों, वो प्राइज मिला था कौशिक बसु को। इसका मतलब ये बुक भी जो है वो किसने लिखी है, कौशिक बसु ने लिखी है। याद रखना है सी जो है वो इसका आंसर होगा। तो कौशिक बसु आप कवर पेज देख रहे हो, पॉलिसी मेकर बुक का नाम है, और टैगलाइन क्या है, जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान। इवन ये वर्ल्ड बैंक के अंदर भी चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, आईएमएफ के अंदर भी रह चुके हैं। तो उनकी जर्नी जो है न्यू दिल्ली से वाशिंगटन डीसी वो उन्होंने जो है वो इसके अंदर बताई हुई है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से बहुत से लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि मनमोहन सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बराक ओबामा हैं, शेख हसीना हैं, और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज जो हैं उन्होंने
उनको इन्फ्लुएंस किया है बहुत ज़्यादा, और इनकी लाइफ के अंदर उनको बहुत चीज़ें जो है वो सिखाई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने इस बुक को लिखा है, और भी बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो लिख चुके हैं। और याद रखना है, इनको ही ये अवार्ड मिला है, हम्बोल्ट इकोनॉमिक्स प्राइज 2021। लेकिन यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप देख रहे हो बुराई मजूमदार एंड गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। याद रखना है 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, ये इन्होंने लिखी है। आकाश रानेसन, इन्होंने बुक लिखी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसका नाम भी है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ याद रखें, और आकाश रानीसन की तरफ से ये बुक लिखी गई है, रिसेंटली लिखी गई है, तो इसलिए इसको याद रखोगे। और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड ए फेलोशिप प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड द ग्रेजुएट्स। मतलब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक फेलोशिप, एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई जिसका नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप। और ये किसने स्टार्ट की है? जम्मू एंड कश्मीर ने स्टार्ट की है। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो इसका मतलब मनोज कुमार सिन्हा जी ने जो है वो इसको स्टार्ट किया। आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी रोल्स आउट फेलोशिप फॉर द ग्रेजुएट्स। और ये मतलब बहुत ही खास फेलोशिप है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और इसको एनुअल बेसिस पे 10 स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स को चुना जाएगा। कहां से? आईआईटी जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, या और भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से 10 स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स को चुना जाएगा जिनका एक्सपीरियंस होगा या जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा गेट, मैट या नीट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया होगा। मतलब बहुत ही टफ हो गया क्योंकि ये एग्जाम ऑलरेडी बहुत टफ हैं, तो इनको क्लियर करके इन इंस्टीट्यूशंस में आपने एडमिशन ली हो या इन इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ रहे हो लेकिन आपने वो क्लियर किया तो उन 10 स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स को चुना जाएगा। और इनको फेलोशिप जो है वो मिलेगी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इवन इनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 3 साल के लिए, मतलब 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने पैसे मिलेंगे इसमें? 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से जो है वो इसमें दिए जाएंगे। और इवन अगर ट्रेवल और या कुछ और भी हैं वो भी जो है वो साथ में ऐड किया जाएगा। तो इसका मतलब आपने सिर्फ नाम याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप। कौन सी यूटी ने स्टार्ट किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने इसको स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बता चुका हूं, मनोज कुमार सिन्हा जी। नेशनल पार्क्स याद रखने, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, दोबारा से बता देता हूं, याद हो जाएंगे। डाचीगम नेशनल पार्क याद रखना है, इसमें आपने किश्तवाड़ याद रखना है, किश्तवाड़। एक आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक आप याद रखोगे सलीम अली। हेम्मीज से कंफ्यूज मत करना, फिर से बता रहा हूं, हेम्मीज से कंफ्यूज मत करना, ये लद्दाख में चला गया दोस्तों, डिवीजन के बाद लद्दाख में चला गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त पास्ट अवे, ही वॉज बिलोंग टू विच गेम? तो कौन सी गेम से जो है केशव दत्त बिलोंग करते थे? और इनका भी जन्म जो है वो दोस्तों आप कह सकते हो कि इंडिया में नहीं हुआ था, इनका जन्म जो है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। मतलब आजकल वो एरिया कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो केशव दत्त नाम याद रखना है, फेमस प्लेयर थे। कौन सी गेम से संबंध रखते थे? हॉकी में। इवन ये 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार हॉकी टीम 1948 में, 1952 में ओलंपिक मेडल जब जीता था हॉकी टीम ने, तब ये भी उसके सदस्य थे। और इवन 1952 में तो ये वाइस कैप्टन थे दोस्तों हॉकी टीम के। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। और चेहरा यहां पे देख सकते हो, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त, उनका देहांत हो चुका है। और ये 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, 1948 में जब लंदन ओलंपिक्स हुई थी, और 1952 में जब हेलसिंकी जो है वो हमारे पास ओलंपिक गेम्स हुई थी, तब इन्होंने जीता था। और इनका जन्म लाहौर में हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूं। इन्होंने पंजाब, बॉम्बे और बंगाल को रिप्रेजेंट किया है अपनी नेशनल टीम में सिलेक्ट होने से पहले। मतलब बहुत सी स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इवन आप कह सकते हो 2019 के अंदर इनको मोहन बगान जो है मोहन बगान रत्न अवार्ड दिया गया था, मोहन बगान रीजनल टीम की तरफ से भी। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नाम केशव दत्त, जगह लाहौर जहां से ये बिलोंग करते थे, और 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, हॉकी के प्लेयर थे। इंपॉर्टेंट चीजें। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेज। मतलब जो फाउंडेशन कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनका इंटरमीडिएट हो चुका है या वो कर रहे हैं अभी, या आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसमें उनको स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन लेक्चर्स, इवन ऑफलाइन मोड में भी आपको लेक्चर्स जो हैं वहां पे मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। मतलब हर तरह की सहायता इन स्टूडेंट्स की जाएगी। उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, ICAI BOS। लेकिन यहां पे आपने एक बात और याद रखनी है, BOS का मतलब, ICAI का तो यहां पे क्लियर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन BOS का भी दोस्तों यहां पे क्या है मतलब है, BOS का क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज। और यहां पे आप देख सकते हो, ICAI लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन ICAI BOS ऑन द ओकेजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है, याद रखना है। इट इज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंटरेक्टिव लर्निंग एंड कोचिंग फैसिलिटी। और ये एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसमें MCQs होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज होंगी, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। इवन जो अनाउंसमेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सारा एजुकेशन कंटेंट, डाउनलोड फैसिलिटी, सब कुछ जो है वो इसके अंदर मिल रहा है। तो मतलब अपने आप के लिए, बच्चों के लिए एक तोहफा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जो अभी उस तैयारी में लगे हुए हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, 1949 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नेहार जी। तो सिर्फ नेहार ही याद कर लें, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जो कि रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे तो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन, संजय धोत्रे जी ने जो है वो 8th मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो है वो एड्रेस की है। मतलब इंडिया को उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग है ये। और उन्होंने साथ में ये इनिशिएटिव रखा है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम साइन कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, ताकि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। और याद रखना है, इंडिया का हमेशा मकसद रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी वो एजुकेशन को किसी ना किसी तरह से जो है वो आगे बढ़ाता जाए। और उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को एक सजेशन भी दिया है कि आपस में हम क्या करें, स्टूडेंट्स और टीचर्स की माइग्रेशन करें, ताकि नए कल्चर, नई एजुकेशन के बारे में बच्चों को पता लगे। और इंडिया जो ये ब्रिक्स है इस बार होस्ट कर रहा है 2021 की, आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही है दोस्तों, 2021 की तीसरी बार हो रहा है ऐसा। पहली 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था, अब तीसरी बार ऐसा हो रहा है जो 2021 में चेयरमैनशिप है इंडिया के पास। और एक बात और याद रखनी है, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के साथ। बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। और इंडिया का जो थीम है दोस्तों वो क्या है, वो है ब्रिक्स एट द रेट 15। याद रखना है ब्रिक्स एट द रेट 15, क्योंकि 15 साल का हो गया ब्रिक्स। और इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये मेन थीम जो है वो इसके अंदर रखा गया है। तो याद रखना है। और बाकी चेयरमैनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे G7 की इस बार किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। G20 की किसके पास है, इटली के पास है दोस्तों। एशियान की किसके पास है, एशियान की ब्रुनई के पास है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ब्रिक्स की किसके पास है, इंडिया के पास है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए। और क्वेश्चन क्या है कि इंडिया की कोल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गई है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ये कोल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जो है वो हमें डाटा बताया गया है। और एग्जैक्टली बस आपने सिर्फ ये डाटा याद कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका आंसर क्या है, ऑलमोस्ट 2% ही, अगर एग्जैक्ट भी याद करना है तो 2.02% जो है वो कम हो गया है। तो कोल जो इंडस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैकबोन है इंडिया के एनर्जी सिस्टम की। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 58% जो है वो इंडिया की कमर्शियली प्राइमरी एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करता है। और कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है वो इंडिया में 70% से ज़्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी प्रोडक्शन 2% क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और कोल इंडिया लिमिटेड अकेला ही दोस्तों 83% ऑलमोस्ट कोल प्रोडक्शन करता है इंडिया के अंदर। बाकी तो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन 83% से भी ज़्यादा जो है वो कोल इंडिया कर रहा है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन हुई है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड यही स्टेट्स होती हैं, लेकिन आगे पीछे हो जाता है, कई बार झारखंड आगे आ जाता है, लेकिन अदरवाइज छत्तीसगढ़ इस बार आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। नाबार्ड सैंक्शन ₹2891.15 लाख टू गोवा अंडर दी RIDF स्कीम। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है। किसको पैसा दिया है? गोवा को दोस्तों पैसा दिया गया है। और यहां पे RIDF का मतलब जरूर याद रखना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके तहत ये पैसा दिया गया है। नाबार्ड के बारे में यहां से याद रख सकते हो, 1982 में नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, और एक कमेटी बनाई गई थी B शिवारमन कमेटी, उसके तहत इसकी स्थापना की गई। आजकल जो चेयरमैन है इसके वो GR चिंताला जी हैं, GR चिंताला, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI modified norms for interest on unclaimed amount after term deposit maturity। जब टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट क्या लगेगा, जो अनक्लेम्ड टर्म डिपॉजिट्स हैं, जिसको कोई लेने नहीं आया, क्लेम नहीं किया किसी ने, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होगा। वो कहते हैं कि जितना सेविंग अकाउंट के ऊपर चल रहा है या जितना टर्म डिपॉजिट के टाइम पीरियड पे आपने डिसाइड किया था, जो भी उसमें जो है वो मिनिमम होगा, वो जो है वो लगेगा। तो मतलब ये याद रखना कितना लगेगा, सेविंग अकाउंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ था टर्म डिपॉजिट करते हुए, जो भी दोनों में से मिनिमम, वो लगेगा अनक्लेम्ड टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर। RBI की तरफ से ये कहा गया है। नेक्स्ट है FREO टाइज अप विद द HDBFC टू ऑफर लेंडिंग सॉल्यूशंस। तो इसमें FREO जो है वो एक तरह का नियो बैंक है, आप कह सकते हो इंडिया का पहला क्रेडिट लेड नियो बैंक है। और दूसरा जो आप देख रहे हो वो है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोनों ने लैंडिंग सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किए हैं, मतलब 10 लाख तक का जो है वो पर्सनल लोन जो है वो इसमें दिया जा सकता है। तो ये कहा गया, लेकिन ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर देंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी भी नहीं है, इतना ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। RBI लॉन्च्ड 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली सर्वे ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं और हमें डाउट हो जाता है कि RBI क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कोई सर्वे करता है? यस दोस्तों, करता है। और उस सर्वे का नाम क्या है? ओबिकस सर्वे। याद रखना है, OBICUS, ओबिकस सर्वे। ओबिकस का मतलब बेसिकली क्या है? ओबिकस का यहां पे मतलब है ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। याद रख सकते हो इसको। और ये 54th राउंड ऑफ सर्वे, और पिछली बार उन्होंने Q4 किया था, Q1 हो चुका है, अब Q2 जो है वो उन्होंने सर्वे किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सर्वे 2008 से कर रहा है दोस्तों, 2008 से, याद रखोगे। और ये सर्वे क्वार्टरली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली बेसिस पे। नई स्नेक की स्पीशीज मिली है कहां पे? मिजोरम में, मतलब ऐजवाल में मिली है, और जो कि मिजोरम में ही है, उसके गांव में मिली है। और उसका नाम जो है वो मिजोरम के लोकल वॉरियर के नाम पे रखा गया, जिसका नाम क्या है? वानहुनु आलियाना। याद रखना है, वानहुनु आलियाना। लेकिन अगर याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन देख के याद आ ही जाएगा आपको। नई स्नेक की स्पीशीज है जो ऐजवाल मिजोरम के अंदर मिली है। नेक्स्ट, हरिका द्रोनावली बिकम्स द रनर अप इन द वुमेन स्पीड चेस चैंपियनशिप। तो चाइना की एक प्लेयर थी, उन्होंने हरा दिया है, वो वर्ल्ड की भी नंबर 1 प्लेयर है दोस्तों, और उनका नाम क्या है? हो इफ्यान, YIFAN। याद नहीं करना हमने नाम। इन्होंने हराया है हरिका द्रोनावली को, और इसलिए जो है वो ये रनर अप रहेगी। 15-13 से उनको हरा दिया। तो मतलब ये आप कह सकते हो एक तरह की चेस चैंपियनशिप थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस चैंपियनशिप थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो हरिका द्रोनावली को हरा दिया। ये ऑलरेडी अर्जुन अवार्ड विनर हैं दोस्तों, लेकिन नाम याद करना है, कई बार हमें प्लेयर पूछ लेते हैं कि कौन सी गेम से संबंध रखता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 7 जुलाई 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज आर एट द लोएस्ट रंग ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर आपको रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग का पता हो तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक के 3 लेवल हैं दोस्तों। एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एट द स्टेट लेवल आप कह सकते हो। एक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और एक है हमारे पास रूरल या गांव में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये हमारे पास होती है विलेज लेवल पे। तो 3 टियर होते हैं, इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और लेवल 3 पे हमारे पास कौन सा है? ये। तो इन्होंने लोएस्ट ही पूछा है, लेवल 3 पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंकिंग नोन एज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर टू ओन एंड कंट्रोल 3 और मोर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड बैंक्स। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्टर्ड बैंक्स को इकट्ठे कुछ बंदे ओन करते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो उस बैंकिंग को क्या कहते हैं? सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर को याद रखना है। अगर नहीं भी पता मैं बताऊंगा आपको, आप 9 वाली वीडियो में देख सकते हो आंसर क्या है, क्योंकि 9 वाली ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी है। तो आंसर क्या होगा इसका? चेन बैंकिंग होगा दोस्तों। क्या होगा? चेन बैंकिंग।
तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों से आप हमें मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम नई चीज़ें स्टार्ट कर सकें। और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। आप हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करते हैं ASH10 का। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।